डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज बनाता है। उसमें केस नंबर 1 है जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर हो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है कॉनकेव मिरर के सामने। चूँकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है इसीलिए इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन हो सकता है कि ये इंसिडेंट पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों या हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, जैसा कि केस नंबर 1 के सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी, किंतु अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट नहीं कर रही हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस तल में स्थित किसी बिंदु पर मिलेंगी। फोकस तल या फोकल प्लेन फोकस से गुजरने वाला एक प्लेन या तल होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो बनने वाली इमेज प्रिंसिपल फोकस या फोकल प्लेन पर बनती है। इमेज बहुत वेरी स्मॉल साइज़ की होती है, पॉइंट साइज़ कह सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम सेकंड केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा जाता है। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट सी के पीछे सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा है। हम इस ऑब्जेक्ट को ए से डिनोट कर रहे हैं। मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट ए से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं जो मिरर से आकर रिफ्लेक्ट होती हैं। इन इनफाइनाइट रेज में से किन्हीं दो रेज को हम ले सकते हैं इमेज पोजीशन को बनाने के लिए। मान लिया कि वो दो रेज इस तरीके से हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी रे फोकस से होते हुए जाती है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों रे सी और एफ के बीच में इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाएगा उसमें इमेज हमारी सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और साइज़ ऑफ द इमेज जो है वो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होगा। नेक्स्ट केस थर्ड हमारा है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है। मान लिया कि इससे इनफाइनाइट रेज चलती हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाती हैं। अब इन्हीं इनफाइनाइट रेज में से किन्हीं दो रे का यूज़ करके हम इमेज को समझते हैं। मान लिया कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी रे फोकस से होते हुए जाती है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रे कन्वर्जिंग रे है, इट मीन्स ये आगे जाके मिलेंगी और हम देखते हैं कि ये दोनों रेज बिलो द सी मिलती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उस समय बनने वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। साइज़ ऑफ द इमेज साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज साइज़ बराबर होगी और इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब हम फोर्थ केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में हो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए प्रिंसिपल एक्सिस पर सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इससे इनफाइनाइट रेज निकलेंगी जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएंगी। अब हम उन्हीं में से दो रेज की बात करते हैं।
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी रे फोकस से होते हुए जाती है जो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बियॉन्ड सी जाकर मिलती है। ये दोनों रेज कन्वर्जिंग हैं, इसलिए ये रियल इमेज बनाएंगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उससे बनने वाली इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। इमेज साइज़ ऑब्जेक्ट साइज़ से बड़ी होती है और इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी होती है। हमारा नेक्स्ट केस 5 है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा हो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए कॉनकेव मिरर के सामने उसके प्रिंसिपल फोकस पर रखा है। अब हमें इमेज बनाने के लिए कोई दो रे चाहिए। मान लिया कि कोई रे सी से होती हुई ए को टच करती हुई इस तरीके से मिरर पे गिरती है कि वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। चूँकि आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो होगा, तो ये रे मिरर पर नॉर्मली गिरते हुए अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इस तरीके से ये पीछे जाती है, और दूसरी रे ए से इस तरीके से पोल पर इंसिडेंट होती है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हम जानते हैं कि पैरेलल रेज इनफाइनाइट पर मीट करती हैं। इसका मतलब इस फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाएगा तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। साइज़ ऑफ द इमेज बहुत लार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब हमारा कॉनकेव मिरर के लिए सबसे लास्ट केस नंबर 6 है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए कॉनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है। अब ऑब्जेक्ट ए से एक रे मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। इट मीन्स कि ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब कि ये सी से होती हुई आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ए से एक दूसरी रे पोल पर इंसिडेंट होती है। चूँकि सीपी हमारा एक नॉर्मल है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रे डाइवर्जिंग नेचर की हैं। चूँकि डाइवर्जिंग नेचर होने की वजह से ये आपस में मीट नहीं करेंगी, आगे जाके मिलेंगी नहीं। इसलिए इमेज प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों रेस को पीछे ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, और इस तरीके से रेस को मिलाने से जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं इस केस में जो इमेज मिलेगा वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। साइज़ ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। थैंक्स क्लास। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।